हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन आईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एडवांस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सच दैट R2 - 2 to 2 विथ f0 स्क्वायर प्लस f'0 स्क्वायर इक्वल टू 85। बस सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फंक्शन का जो इनपुट है वो आर है और जो को डोमेन है -2 से 2 है। मीन्स फंक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू -2 हो सकती है। ठीक है, बस एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि जीरो पर जो फंक्शन का स्क्वायर है और जो एवरेज जीरो का स्क्वायर है, ठीक है, इनका जो सम लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ है। फिर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स टू आर where r less than s such that f is 1 1 on the open interval. There exists x naught belongs to -4 to 0 such that f dash x naught mod less than equal to 1. Limit x tends to infinity fx equal to 1. There exists alpha belongs to -4 to 4 such that f alpha plus f double dash alpha equal to 0 and f dash alpha not equal to 0. अब ध्यान से सुनो। और जैसे मान लो ये थोड़ा मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना जनरली आप लोग जब कोई कैलकुलस क्वेश्चंस करते हो कई बार फंक्शन मालूम होता है, ठीक है, बट आईटी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें कोई फंक्शन डायरेक्टली नहीं मालूम हो, बस कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनके बेसिस पर हो सकता हो कि फाइनल फंक्शन भी आपको नहीं मालूम होगा बट ऑप्शंस आप सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, इसमें जो मेन इसमें उन्होंने दो क्लू दे दिए हैं, एक क्लू ये दिया हुआ है, एक क्लू ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स टू आर आर लेस देन एस सच दैट एफ इज 1 1 ऑन द ओपन इंटरवल आर टू एस। ठीक है, अब देखो इन्होंने आर एस बता दिया है कि कोई इंटरवल बन रहा है और आपसे बताया जा रहा है कि फंक्शन हमारा उस गिवन इंटरवल में 1 1 है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन के 1 1 की बात नहीं चल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंटरवल आ रहा होगा जिससे हमारा फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, अब एक बात बताना कि कोई भी फंक्शन अगर मान लो ग्राफ हमारा इंक्रीज भी कर रहा है या डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज डिक्रीज कुछ कर रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो ऐसा इंटरवल मिल जाएगा ना जहां पर हमारा फंक्शन वन होगा, मीन्स ग्राफ सिर्फ इंक्रीज कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जिसमें हमारा ग्राफ सिर्फ डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमें ऐसा कोई ना कोई इंटरवल जरूर मिल जा रहा होगा। ठीक है, बट 1 1 सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल नहीं है, अगर हमारा फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाए। ठीक है, अब फंक्शन कॉन्स्टेंट है नहीं। ठीक है, इसका क्लू क्या है, फंक्शन कॉन्स्टेंट है नहीं, इसका क्लू ये है कि इन्होंने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट होता, ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। अगर फंक्शन कांस्टेंट होता तो एफ डैश जीरो हमारा जीरो होता, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 85 लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर फंक्शन कांस्टेंट होता तो उस केस में जो एफ डैश जीरो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। इफ फंक्शन कांस्टेंट होता तो एफ डैश जीरो जीरो होने का मतलब इफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ लिख के बता रहा हूँ, देन उस केस में आपका जो एफ डैश जीरो होता वो जीरो हो जाता। एफ डैश जीरो जीरो होने का मतलब एफ जीरो का जो स्क्वायर होता वो 85 हो जाता। अब एक बताना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही पॉसिबल है, फंक्शन के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही पॉसिबल है, क्यों, फंक्शन -2 से 2 तक इसका कोडोमेन लिखा हुआ है, तो अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू अगर 2 भी होगी तो f0 स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 पॉसिबल है। इसका मतलब है इम्पॉसिबल केस आ गया। ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल केस आ गया। इम्पॉसिबल का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा इंटरवल हमें जरूर मिल रहा होगा जहां पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, जहां पर डिक्रीज कर रहा होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 1 वाला बिहेवियर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। अगर आप ऑप्शन बी की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ऑप्शन बी की बात करने से पहले देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू -4 to 0 सच दैट एफ डैश एक्स नॉट मॉट लेस देन इक्वल टू 1। एक बात हमेशा समझना स्टूडेंट्स, कभी भी डेरिवेटिव की बात चल रही हो और बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की बात चल रही हो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में एलएमबीटी का यूज हो रहा होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में एलएमबीटी का यूज हो रहा होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उन्हीं का यूज हो रहा होता है। अब समझो कैसे, -4 to 0 लिखा हुआ है, ठीक है,
अब फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, पाई ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब एलएमबीटी की जो कंडीशंस होती हैं ना वो फुलफिल हो रही होंगी किसी भी इंटरवल में। ठीक है, अब -4 to 0 की हम बात करते हैं। अब -4 to अगर हम 0 की बात करते हैं तो इस केस में आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप एलएमबीटी आप क्या पढ़ते थे कि अगर मान लो कोई इंटरवल ए टू बी है, ठीक है, तो ए से बी में कोई ए से बी में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, तो ए से बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आता था एफ डैश सी, इसके लिए आप पढ़ते हैं कि एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम -4 0 इंटरवल पर अप्लाई करते हैं। अब सपोज दैट कोई नंबर मैंने लिख दिया एक्स नॉट ही लिख दिया, तो एफ डैश एक्स नॉट आप क्या लिखोगे इसको, एफ ऑफ 0, ठीक है, माइनस एफ ऑफ -4 एफ बी, एफ बी, बी यहाँ 0 चल रहा है और ए हमारा -4 चल रहा है, तो एफ बी 0 एफ ऑफ -4 अपॉन बी माइनस ए, 0 माइनस -4। ठीक है, अब हम इनके मॉड की बात करते हैं। अब एक बात बताना, इस केस में हमारा जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, इस केस में जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है मैक्सिमम, यहाँ पर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, एफ जीरो, सपोज दैट एफ जीरो माइनस एफ ऑफ -4, सपोज दैट एफ जीरो की वैल्यू 2 है, ठीक है, एफ ऑफ -4 अगर हमारा -2 होगा तो माइनस माइनस से +2 हो जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी जो न्यूमरेटर की 4 हो सकती है, 4 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में कहानी ये आ रही है कि हमारा जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा और डिनोमिनेटर आपका 4 है। ठीक है, ये 4 से छोटा है जो आपका जो न्यूमरेटर आ रहा है और ये 4 के इक्वल हो रहा है, 0 माइनस -4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स नॉट मॉड है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 या उससे छोटी होगी। क्लियर, एलएमबीडी का क्वेश्चन था, ये इजीली सॉल्व हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन सी की बात करते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन सी के लिए क्लू कैसे आएगा, अब ऐसे समझो, ऑप्शन सी के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1। ये बच्चे, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ही सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, अगर इन्फिनिटी पर किसी की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी, सपोज दैट आप ऐसे चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, ये आप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करो। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू कब 1 आ रही होगी, इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट तभी आ सकती है जब इन्फिनिटी के आसपास जो बिहेवियर है फंक्शन का वो कांस्टेंट फंक्शन शो हो रहा हो, तभी फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे मैं ऐसे कह दूं कि सपोज दैट इन्फिनिटी तो आप बता नहीं सकते कहाँ पर होगा, इससे मान लो मैं कह दूं कि एक्स हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, तो जो एक्स -1 होगा वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, वहां भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही होगी। ठीक है, x-1 एंड x के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे और सारी वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होंगी, सारी लिमिटिंग वैल्यू अगर 1 की तरफ टेंड कर रही होंगी तो 1 की तरफ वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब हमारा फंक्शन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर फंक्शन कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा होगा इन्फिनिटी पर, ठीक है, तभी हमारी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ सकती है, अदरवाइज लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा जो लिखा होगा ना, ए इनकरेक्ट है। इन्फिनिटी पर कभी भी वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन कांस्टेंट बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा एक मेथड और ऐसे समझ सकते हो, तो एक मेथड हो गया कि आपने डायरेक्टली यहाँ ग्राफ के थ्रू समझ गए। दूसरा मेथड की जैसे मान लो अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इनके बेसिस पर अगर हम कोई फंक्शन ऐसे एज्यूम कर ले कि डेरिवेटिव का स्क्वायर 85 आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो हम साइन या कॉस में कोई फंक्शन एज्यूम कर लें, ऐसे साइन √85 एक्स करके लिख लें, ठीक है, बट -2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिख देते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो कि क्या एफ एक्स इक्वल टू दिस इस गिवन इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ जीरो तो जीरो हो रहा होगा। ठीक है, जब आप एफ डैश एक्स लिखोगे तो एफ डैश एक्स हमारा क्या रहा होगा, 2 cos √85/2x इंटू √85/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप जब एफ जीरो स्क्वायर बटे जीरो का स्क्वायर रखोगे तो 85 आ जाएगा, मीन्स ये फंक्शन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी समझ सकते हो कि एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा तो ये वैल्यू तो 1 की तरफ टेंड नहीं कर रही होगी, ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बट ये तो मतलब एक काम चलाओ एग्जाम्पल टाइप में हो गया, बट एक्चुअल रीजन इसका ऐसे समझ जाओ कि इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 तभी आ रही होगी जब हमारा इन्फिनिटी के आसपास हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, इसका बिहेवियर अगर कांस्टेंट हो रहा होगा तभी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा। अब इसमें हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ठीक है, वो ऑप्शन डी थोड़ा ध्यान से समझना, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4 सच दैट एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0।
अब ऐसे समझो बच्चे कि सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ये टर्म बनेगा कैसे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अब जीरो का स्क्वायर बटे जीरो का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, आईटी वाले कुछ हिंट दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई फंक्शन एज्यूम करते हैं इस टाइप में एफ एक्स स्क्वायर और डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, डबल डैश अल्फा तभी बन रहा होगा जब हम एफ डैश अल्फा मतलब एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं एच एक्स या जी एक्स, एच एक्स कुछ भी लिख लो। ठीक है, सपोज दैट एक फंक्शन मैंने लिख लिया एच एक्स, एच एक्स ऐसे लिख लिया मैंने एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। क्यों एज्यूम किया? क्योंकि क्वेश्चन में डबल डैश की बात चल रही थी। अब अगर हम एस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डैश एक्स को, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा होगा टू एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस टू एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, अब जब एच डैश एक्स को आप लिखोगे तो इसमें से टू एफ डैश एक्स कॉमन है। ठीक है, तो हम टू एफ डैश एक्स कॉमन लिख लेते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा होगा एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। अब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा -4 to 4 सच दैट दिस टर्म हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है, अब इसके जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके लिए हमारा एस डैश अल्फा जीरो हो रहा होगा। अब इसको कैसे समझेंगे कि एस डैश अल्फा जीरो हो रहा होगा? अब अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कि अगर मान लो -4 से जीरो में के बीच में कोई ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर हमारा जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो 1 या उससे छोटा होगा। हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली से समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये -4 हो गया, ये जीरो हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ कोई ना कोई ऐसा नंबर, सपोज दैट मैं अल्फा 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कोई ना कोई नंबर ऐसा अल्फा 1 जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर हमारा जो एफ डैश अल्फा 1 है, इसका जो मॉड है 1 या उससे छोटा होगा। ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर आ रहा होगा ऑप्शन बी से, कि -4 से जीरो के बीच में ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर रहा होगा जहां पर हमारा एफ डैश एक्स नॉट 1 या उससे छोटा होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मान लो सिमिलरली अगर हम 0 to 4 के बीच में एल लगा दें, ठीक है, अगर मान लो हम 0 to 4 के बीच में एल लगा देते हैं कि हम सपोज दैट 0 to 4 की बात करते हैं, तो उस केस में एफ डैश, जैसे मान लो मैं कह दूं कि यहाँ भी कोई नंबर मैंने x2 लिख दिया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0, इस टाइप में कुछ लिखा होगा। फिर इनके मोड की बात करोगे तो फिर न्यूमरेटर आपका मैक्सिमम 4 हो सकता है और डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, तो एफ डैश x2 भी हमारा 1 या उससे छोटा होगा, इसका भी जो मोड होगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा भी आपको पता चल जाएगा। तो 0 से 4 के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर अल्फा 2 आ रहा होगा जिस केस में हमारा जो एफ डैश अल्फा 2 है उसका मॉड 1 या उससे छोटा होगा। ठीक, अब एक बात करूँ मैम, जो हमें एनालिसिस करनी है ना, ये -4 to 4 के बीच में करनी है। ठीक, अब इतना तो आइडिया हो गया कि एफ डैश अल्फा 1, ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जहाँ पर हमारा जो एफ डैश अल्फा 1 का मॉड होगा 1 या उससे छोटा होगा, और जो एफ डैश अल्फा 0 से 4 के बीच में कोई ना कोई नंबर ऐसा अल्फा 2 आ रहा होगा जिसका भी मॉड 1 या उससे छोटा होगा। ठीक, इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जैसे मान लो अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि मैं आपसे पूछूं कि एच की जो वैल्यू है अल्फा 1 पर एच की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे एच ऑफ अल्फा 1 कुछ ऐसे लिखोगे एफ अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, एफ अल्फा 1 स्क्वायर। अब मैं आपसे कहा दूं कि एच अल्फा 1 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एफ अल्फा 1 की वैल्यू 2 से बड़ी हो नहीं सकती, मतलब स्क्वायर 4 से बड़ा हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी 4 हो सकती है और डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ये 1 हो सकती है, तो 5 हो सकती है। इसका मतलब अल्फा 1 पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ये हमारी 5 आ रही है एच की। ठीक है, ऐसे ही अल्फा 2 पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है यहाँ भी 5 आ जाएगी। सेम लॉजिक आप यहाँ लगा दो कि एच ऑफ अल्फा 2 एफ अल्फा 2 स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा 2 का स्क्वायर ऐसे करोगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताना, क्वेश्चन में अगर मैं एच जीरो की बात करता हूँ तो एस जीरो की वैल्यू एफ जीरो स्क्वायर बटा एस जीरो स्क्वायर, एस जीरो की वैल्यू 85 की है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही 85 तक, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और हो सकता हो कि आगे और भी इंक्रीज कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में कहीं ना कहीं अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा जरूर बन रहा होगा। मतलब इस कंक्लूजन से एग्जिस्ट हो गया कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन मैक्सिमम बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और अल्फा 1 अल्फा 2 इटसेल्फ -4 से 4 के बीच में कोई दो नंबर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हमारा जरूर बन रहा होगा। तो मैक्सिमम जरूर बन रहा होगा और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एस डैश एक्स हर हाल में जीरो होगा।
इसका मतलब एस डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अब एस डैश एक्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि टू सपोज दैट वो नंबर अल्फा ही है, ठीक है, एस डैश अल्फा जीरो होगा जहाँ पर हमारा मैक्सिमा बन रहा होगा कोई ना कोई ऐसा नंबर, तो टू एफ डैश अल्फा, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, इसकी वैल्यू जीरो जरूर हो रही होगी, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी टेंशन है कि आईआईटी में जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ऑप्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि ए वाला टर्म तो जीरो होगा, साथ ही साथ एफ डैश अल्फा वाला टर्म जीरो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये सही ऑप्शन है गलत ऑप्शन है। अब इसको ऐसे समझ जाओ। अब इनका इनका जो प्रोडक्ट है, एक बार दोबारा समझ जाना कि इस कंक्लूजन तक मैं कैसे पहुंचा, ठीक है। मैंने अभी तो इतना डिसाइड हो गया ना कि अल्फा वन पर मैक्सिमम वैल्यू एच की 5 हो सकती है, अल्फा टू पर मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। जीरो पर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 85 दे रखी है, मतलब एस जीरो एफ जीरो स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो स्क्वायर 85 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ कभी ना कभी यहाँ से यहाँ भाई जाएगा ही, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, यहाँ से यहाँ जरूर आएगा ग्राफ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो पर मैक्सिमम ना होकर के मैक्सिमम हमारा कहीं और बन रहा हो सकता हो दो बार मैक्सिमम कहीं बन जा रहा हो, कुछ कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हर हाल में, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब हो गया कि हर हाल में फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होगी फाइनली, ठीक है, इसका मतलब हर हाल में फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होगी वो एच एक्स की, वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक मैक्सिमा जरूर बन रहा होगा अल्फा वन अल्फा टू के बीच में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा बनने का मतलब एस डैश अल्फा जीरो जरूर होगा, ठीक है। अब एस डैश एक्स आपने लिख लिया कि ये बन रहा होगा, तो एस डैश अल्फा जीरो का मतलब ए टर्म हमारा जीरो जरूर होगा, अल्फा कोई नंबर होगा, ठीक है, -4 से 4 के बीच में। अब इसमें टेंशन है कि अगर मान लो इनका इनका प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं कि या तो इनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो, ठीक है। अब सपोज दैट मैं एफ डैश अल्फा को जीरो लिखता हूँ, ठीक है, इफ एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो, अगर मैं एफ डैश अल्फा को जीरो लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एफ डैश अल्फा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो आपने जो एच एक्स एज्यूम किया था, आपने एच एक्स को क्या एज्यूम किया हुआ है, आपने एच एक्स को एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपने जो एफ एक्स को एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एच डैश एफ डैश एक्स का स्क्वायर एज्यूम किया हुआ है, तो अगर एफ डैश अल्फा हमारा जीरो हो गया तो एच अल्फा जो आ रहा होगा, ठीक है, एच अल्फा हमारा आ रहा होगा एफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताना, ये अल्फा बता रहा हूँ मैक्सिमम वाली वैल्यू है, और एफ अल्फा 4 से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब एफ अल्फा का सॉरी स्क्वायर, एफ अल्फा का स्क्वायर 4 से बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब अल्फा पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि इट्स सेल्फ मैक्सिमम वैल्यू हमारे यहाँ पर एच एक्स की 85 से ऊपर, 85 है उससे ऊपर ही होगी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू 85 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू एच एक्स की आ रही होगी 85 है उससे बड़ी आएगी। बट अगर हम एफ डैश अल्फा को जीरो लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एच अल्फा की जो वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही आ सकती है, तो ये तो हमारा मैक्सिमा है, होगा हो नहीं सकता उस केस में फिर अल्फा वाला पॉइंट, ठीक है, बट अल्फा मैक्सिमा का पॉइंट जरूर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए टर्म हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश अल्फा हमारा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए अगर जीरो नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि हमारा जो एफ अल्फा होगा प्लस एफ डबल डैश अल्फा होगा, इसकी वैल्यू हर हाल में जीरो होगी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, और डी पार्ट जो इसमें था ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।